नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए साइंस का स्पेशल क्लास लेके आ गए हैं और इस क्लास में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुब्बारे में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। आपको बता दें कि गुब्बारे में देखिए हाइड्रोजन भी भरी जाती है, मगर सामान्यतः आपको हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि हीलियम जो है हाइड्रोजन से हल्का गैस होती है और यह कम ज्वलनशील भी होती है। और यहाँ आपको यह भी पूछेगा कि गोताखोर के सिलेंडर में कौन गैस होता है। तो देखिए गोताखोर के सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है। यानी पृथ्वी तल से पलायन वेग कहने का मतलब हो गया, यदि कोई वस्तु पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाएगा तो वह कितना स्पीड में भगाया जाए या उसको ले जाया जाए कि पृथ्वी को छोड़ के अंतरिक्ष में चले जाएगा। तो ऑप्शन में है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 1000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी किसी वस्तु को आप एक सेकेंड में ऊपर जो है 11.2 किलोमीटर फेंकते हैं तो वो कभी जो है नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 18, 7, 700, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। और आपको बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। और देखिए सबसे पहले जो आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मेंडलीव ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है थोथर मेयर ने दिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को क्षरण करने वाली गैस कौन सी है। तो ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो देखिए ओजोन परत को जो है क्षरण करने वाली मुख्य गैस भी कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% है और नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक गैस है, यानी यह 78% जो है वायुमंडल में पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है। तो ऑप्शन में कम, अधिक, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायुमंडल में जो ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव कम होता है। कल वाले जीके क्लास में हम बताए थे कि आप जो है खाना अगर पहाड़ पे बनाते हैं या ऊपर बनाते हैं तो क्या होता है कि वो जल्दी जो है उबलने लगता है, यानी कम ही टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है या जल्दी खाना नहीं पकता है, क्योंकि वहाँ जो है वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडल में अगर आप ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव कम होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन में मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन। यहाँ एलपीजी कहने का मतलब हुआ कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप जो अपने घर में गैस जो रहता है या जिस गैस पे आप खाना बनाते हैं वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसमें मुख्य घटक किस गैस का होता है, तो ब्यूटेन का होता है। और आपको बता दें कि सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस ही होता है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक कौन है, तो मीथेन गैस है। उसके बाद बताए हैं कि अभी जो है ओजोन परत को क्षरण करने वाला मुख्य गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यह सबसे गर्म गैस होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि ओम किसका एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन में विद्युत धारा, प्रतिरोध, लेंस की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओम किसका एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डायप्टर होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन में अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के उपचार में जो किस लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में जो है दूर की
वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष के उपचार में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्योंकि? तो ऑप्शन में हवा की ताप संचालकता बढ़ती है, पंखा हवा को ठंडा करता है, पसीना तेजी से वाष्पीकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गर्मी के मौसम में जो है पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पसीना तेजी से वाष्पीकरण होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन में अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, यानी ऊपर की ओर फेंकते रहता है, ठीक है। जो वस्तु बाहर की ओर अगर किसी चीज को फेंकता है या गति कराता है तो वो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर होगा, और जो चीज कभी अंदर की ओर झुकाता है या अंदर की ओर फेंकता है वो आपको अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अभिकेंद्रीय बल हम कल आपको बताए थे जीके क्लास में कि कोई अगर साइकिल सवार अगर अंदर की ओर झुकता है तो वो अभिकेंद्रीय बल के कारण झुकता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम धमाकेदार ऑफर के साथ जो है बिहार बीएड अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपया में दे रहे थे वो नोट्स अब मात्र जो है 49 यानी सही सुने कि हम 49 रुपया में दे रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142। आप इस नंबर पे जो है 49 रुपया पेमेंट करके आप मेरा सभी नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और गूगल पे फोन पे भी नंबर है। तो आप मेरा नोट्स जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आप मेरे नोट्स को मात्र एक दिन में पूरा पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन में विद्युत ऊर्जा, लकड़ी, कोयला, सूर्य ऊर्जा। तो देखिए निम्न में कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो आपको विद्युत ऊर्जा जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसके बाद जितने भी है लकड़ी हो गया, कोयला हो गया या सूर्य ऊर्जा, यह प्राकृतिक स्रोत है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचता है? तो ऑप्शन में 8.3 मिनट, 1.3 सेकेंड, 10 मिनट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8.3 मिनट में पहुंचता है। उसके बाद देखिए चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ऑप्शन में अम्ल, भस्म, उदासीन विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो भस्म कर देता है। आप इस दोनों को याद रखेंगे, इसी दोनों में से कोई एक अगर आएगा तो इसी दोनों में से एक आएगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? तो ऑप्शन में अभिप्रेरण, उत्प्रेरण, ऑक्सीकरण, अवकरण। तो देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? तो ऑप्शन में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा होता है। आपको बता दें कि देखिए सामान्यतः जो है पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। मगर अभी जो है 5वां अवस्था भी खोज हो गया पदार्थ का, जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मगर इसको जो है मान्यता नहीं मिला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन में डायनेमो, इलेक्ट्रिक हीटर, पंखा, बैटरी। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो बैटरी करता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए डायनेमो जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और पंखा आपको विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आगे आपको यह भी बता दें कि रेगुलर जो है मतलब ये साइंस का क्लास 2 बजे आएगा, और देखिए अभी से एग्जाम तक रोज जो है हम आपको ये सेट देंगे साइंस का, क्योंकि देखिए साइंस के स्पेशल क्वेश्चन आने वाला है और हम चाहते हैं कि आप लोग का जो है जीके में 40 में 40 स्कोर हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो ऑप्शन में अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, और सबसे कम जो है अल्फा किरण की होती है, और अल्फा किरण के बाद जो है वेधन क्षमता बीटा किरण की होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? तो दंत चिकित्सक का दर्पण जो है अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग जो है श्रृंगार दर्पण के लिए, जिसमें आप पाउडर उडर लगाते हैं, जो केस सीटते हैं, यह समतल दर्पण हो गया। उसके बाद देखिए पनडुब्बी में जो है समतल दर्पण का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग आपको वाहनों का प्रश्य दृश्य देखने के
लिए किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो ऑप्शन में लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, पारा। तो देखिए सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और कैल्वेराइट आपको सोना का अयस्क है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। तो देखिए जंग लगने पर लोहे का भार या तो बढ़ता है या घटता है। तो आप लोग सही उत्तर दीजिएगा और अपने साइंस की तैयारी को बढ़ाइए और हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर 2 बजे आपको दिन में यह क्लास आएगा।